सत श्री अकाल, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग सारे? गौरांगी डेली से वान्य चैतन्य अनुराध्या, गुड आफ्टरनून। ओके, तो ये जो थर्ड चैप्टर हमारा चल रहा था तो वो थोड़ा सा ही रह गया था, ज़्यादा नहीं रह गया था हमारा। और आई थिंक हमें नेशनल डेवलपमेंट वर्सेस ट्राइबल डेवलपमेंट से शुरू करना है, तो थोड़ा सा ही रह गया, ये हम लोग ख़त्म कर लेते हैं तो ये हमारा चैप्टर पूरा फिनिश हो जाएगा। ठीक है जी, तो या विल स्टार्ट। तो पेज नंबर 54 पे आ जाइए। सोशल इंस्टीट्यूशन कॉन्टिन्यूटी एंड चेंज, नेशनल डेवलपमेंट वर्सेस ट्राइबल डेवलपमेंट, ये आपका 4 और 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है ये वाला। और नीचे ट्राइबल आइडेंटिटी टुडे दिया हुआ है, ये भी आपका 4 और 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। थोड़ा सा लिंक्ड ही है, ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग ये पढ़ लेते हैं, नेशनल डेवलपमेंट वर्सेस ट्राइबल डेवलपमेंट। अब जैसे कि हमने पीछे पढ़ा ही था कि ये क्या कह रहे थे कि ना ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने भी जो है जो ये सारे थे हमारे ट्राइब्स, उनको एक्सप्लॉइट किया था। इंडिपेंडेंस हुई तो जो जितने भी हमारे लीडर्स थे उनका एजेंडा बड़ा डिफरेंट था, उन्होंने भी जो है इनको अच्छे से एक्सप्लॉइट किया। अच्छा, क्या हुआ कि देश इन्होंने प्रायोरिटी रखी कि ये नेशनल डेवलपमेंट हमारा ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुद्दा है एज़ कम्पेयर टू ट्राइबल डेवलपमेंट। चाहते थे ट्राइबल डेवलपमेंट करना, बट ये क्या किया इन्होंने, ट्राइबल डेवलपमेंट के नाम पे एक्सप्लॉयटेशन उनकी करी और नेशनल डेवलपमेंट तो इनका होता ही चला गया। तो एक्चुअली में क्या हुआ, एक को बहुत बड़ा सैक्रिफाइस करना पड़ा। और वैसे भी क्या था कि अल्टीमेटली हमारा मेन स्ट्रीम सोसाइटी पे ही था सारा कुछ, हिंदू सोसाइटी पे, तो उसकी वजह से भी एक इम्पैक्ट हमें थोड़ा ज़्यादा देखने को मिला था। तो ये ऐसे ही आता है, डिस्कस नेशनल डेवलपमेंट वर्सेस ट्राइबल डेवलपमेंट। ठीक है, इस तरीके से ही क्वेश्चन ये कवर हो जाता है। तो ये क्या कहते हैं कि इम्पेरेटिव्स की अगर हम लोग बात करते हैं डेवलपमेंट की, दे हैव गवर्न एटीट्यूड टुवर्ड्स ट्राइब्स एंड शेप द पॉलिसीज ऑफ द स्टेट। नेशनल डेवलपमेंट पर्टिकुलरली जो कि नेहरूवियन एरा में हुई है, जैसे नेहरू के एरा में हुई है, इसमें इन्होंने बोला क्या कर रहे हैं, लार्ज डैम्स, फैक्ट्रीज एंड माइंस बना रहे हैं। क्योंकि ट्राइबल एरिया जो है मिनरल रिच और फॉरेस्ट कवर्ड रीजन में होते थे, ट्राइबल्स ने डिसप्रपोर्शनेट प्राइस पे किया है फॉर द रेस्ट ऑफ द इंडियन सोसाइटी। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आ जाता है, ट्राइबल्स हैव पेड अ डिसप्रपोर्शनेट प्राइस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द रेस्ट ऑफ इंडियन सोसाइटी। अपनी जगहों से, इकोनॉमिक लाइवलीहुड से, ठीक है, और रिसोर्सेज से इन लोगों को जो है बाहर निकाल दिया गया। और ये जो डेवलपमेंट है इससे मेन स्ट्रीम यानी हिंदू सोसाइटी का ज़्यादा बेनिफिट हुआ है एट द एक्सपेंस ऑफ द ट्राइब्स। एंड ये जो प्रोसेस था जिसमें ट्राइब्स को अपनी ज़मीनों से हटाया गया, इसमें ये था बेसिकली, क्यों था ये, क्योंकि वहाँ पे मिनरल रिच रीजन में थे तो वहाँ पे मिनरल्स को एक्सप्लॉइट किया गया। उनकी जगहों को जो है साथ के साथ जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स वगैरह, बड़ी बड़ी जो है इंडस्ट्रीज़ लगाने के लिए सब चीज़ें करी गई, जो कि ज़्यादातर ट्राइबल एरियाज़ में सिचुएटेड होते थे। तो क्या हुआ, जंगल इनके जहाँ रहते थे वो चले गए, एक सबसे बड़ा ब्लो इनको इस तरीके से आया। फॉरेस्ट को सिस्टमैटिकली ब्रिटिशर्स ने एक्सप्लॉइट किया, इंडिपेंडेंस के बाद गवर्नमेंट ने एक्सप्लॉइट किया। प्राइवेट प्रॉपर्टी आई, इसकी वजह से ट्राइबल्स इफेक्ट हो गए। और जो है जैसे उन्होंने बोला, जिनका कम्युनिटी बेस्ड फार्म्स थे ऑफ कलेक्टिव ओनरशिप वर प्लेस्ड एट डिसएडवांटेज इन द न्यू सिस्टम, तो ये भी देखने को मिला। और मोस्ट रीसेंट एग्जांपल इनका नर्मदा का है। नर्मदा सरदार सरोवर प्रोजेक्ट था। सरदार सरोवर प्रोजेक्ट के अंदर लगभग कहते हैं 8 से 10 मतलब 10 लाख या 20 लाख लोगों के, इतने तो थे ही मिनिमम, तो इतने लोगों को डिस्प्लेस वहाँ से किया गया। आज तक ये मुद्दा चला आ रहा है, इनको जो है अभी तक जो है प्रॉपर्ली रिहैबिलिटेट नहीं किया गया है एंड डिसप्रपोर्शनेट प्राइस इनको ऑब्वियसली पे करना पड़ा है। और कहते हैं कई जो ट्राइबल एरिया, जो ट्राइबल कॉन्सेंट्रेशन रीजन एंड स्टेट्स हैं, इनको हैवी इन माइग्रेशन की प्रॉब्लम देखने को मिली है। नॉन ट्राइबल्स लोगों का ज़्यादा प्रेशर है जिसकी वजह से ट्राइबल कम्युनिटीज़, उनका कल्चर और सारी चीज़ें जो है एक्सप्लॉइट होती गई हैं, ख़त्म होती हुई नज़र आ रही हैं। इंडस्ट्रियल एरियाज़ जो झारखंड के थे वहाँ पे भी जो है ट्राइबल शेयर ख़त्म हो चुका है। एंड मोस्ट ड्रामेटिक हमें नॉर्थ ईस्ट में देखने को मिलता है। जैसे इन्होंने बोला है कि त्रिपुरा एक एग्जाम्पल है जहाँ पे पिछले 20 सालों में, 10 सालों के अंदर इनकी पॉपुलेशन बिल्कुल ख़त्म हो गई है, रिड्यूसिंग देम टू अ माइनॉरिटी। सिमिलर प्रेशर जो है अरुणाचल प्रदेश में भी देखा जा रहा है। तो ये डिटेल्ड है, तीनों पैराग्राफ्स आपको लिखने होते हैं, लास्ट में एग्जाम्पल दिए हुए हैं, थोड़े बहुत पॉइंट्स ऊपर नीचे हो सकते हैं, बट एज इट इज़ इसका यही आंसर है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो आप इसको ऐसे याद करोगे। 2 तरीके से क्वेश्चन आता है जो कि मैंने आपको बता दिया। ठीक है जी, या तो ये था नेशनल डेवलपमेंट वर्सेस ट्राइबल डेवलपमेंट। लास्ट टॉपिक जो ट्राइबल्स का है वो इन्होंने बताया है, डिस्कस ट्राइबल आइडेंटिटी टुडे। 6 मार्कर 4 मार्कर का क्वेश्चन आता है जो टॉपिक का नाम है। या फिर पेज नंबर 55 पे आप लास्ट पैराग्राफ देखोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है, 2 ब्रॉड सेट्स ऑफ इशूज़ हैव बीन मोस्ट इंपॉर्टेंट इन गिविंग राइज टू ट्राइबल मूवमेंट। इस तरीके से भी क्वेश्चन आता है 4 और 6 मार्क्स का।
लास्ट पैराग्राफ में फर्स्ट लाइन जो दी हुई है, और इसका आंसर मेजरली जो यहाँ पे लिखा हुआ है वही आंसर यहाँ पे आपको लिखना होता है। मतलब जो पैराग्राफ्स यहाँ पे कवर्ड है वो मैं एग्जैक्टली आपको बता भी दूंगा कि क्या है। अब कहते हैं आज का मुद्दा, आज के टाइम पे ट्राइबल आइडेंटिटी क्या है, ट्राइबल की क्या पहचान है। ठीक है, तो पहले तो ये बोलते हैं कि इनकॉर्पोरेशन जो ज़बरदस्ती का हुआ है, फोर्स इनकॉर्पोरेशन हुआ है कि इनको हिंदू मेन स्ट्रीम सोसाइटी में डाला गया है, इसकी वजह से ट्राइबल कल्चर और सोसाइटी पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है, इनकी इकॉनमी पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। इलेबोरेटेड वर्जन है बट इसमें पॉइंट थोड़े से नए हैं। ठीक है, तो कोई ऐसा ज़्यादा मुश्किल नहीं है। कहते हैं ट्राइबल आइडेंटिटीज़ आज तक कैसे फॉर्म हो रही है, टुडे आर फॉर्म बाय दिस इंटरेक्शनल प्रोसेस रादर देन एनी प्राइमोर्डियल एंशिएंट कैरेक्टरिस्टिक्स पेक्यूलियर टू ट्राइब्स बिकॉज द इंटरेक्शन विद द मेन स्ट्रीम हैज जनरली बीन ऑन टर्म्स unfavorable of the tribal communities. Many tribal identities today are centered on ideas of resistance and opposition to the overwhelming force of non-tribal world. ठीक है, तो ये आपको देखने को यहाँ पे मिलता है। जस्ट अ सेक ओके, तो यही बताया कि ट्राइबल आइडेंटिटी कैसी रही है। तो एक तो फोर्स इनकॉर्पोरेशन हमारा है, इसको हिंदू मेनस्ट्रीम सोसाइटी में ज़बरदस्ती डालने की कोशिश करी जा रही है, और ज़्यादातर जैसे हम पीछे से अभी भी पढ़ते हुए आए हैं कि मेन स्ट्रीम सोसाइटी के बेसिस पे ही ज़्यादातर किया जाता था। तो ट्राइबल जो है आजकल ओपन रेजिस्टेंस दिखा रहे होते हैं कि हमें ऐसा नहीं होना, हम जो है नॉन ट्राइबल्स के हिसाब से नहीं चलेंगे। तो ये पहला पैराग्राफ, इसका पहला पॉइंट हो जाता है आंसर। सेकंड इन्होंने क्या बोला है, बताता हूँ कहाँ तक मार्क करना है। कहते हैं पॉजिटिव इम्पैक्ट इसका ट्राइबल आइडेंटिटी का या ट्राइबल एजर्शन का एक ये रहा कि झारखंड और छत्तीसगढ़ इनको मिला, हालांकि थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स आज भी देखी जाती है। कई स्टेट्स जो नॉर्थ ईस्ट में थे ये भी स्पेशल लॉज के अंदर रहते हैं और इनकी सिविल लिबर्टीज़ को थोड़ा लिमिट किया गया है। जैसे इन्होंने बोला मणिपुर और नागालैंड डोंट हैव द सेम राइट एज अदर सिटीजन्स ऑफ इंडिया बिकॉज दे स्टेट्स हैव बीन डिक्लेयर्ड एज डिस्टर्ब्ड एरियाज। तो नक्सलाइट माओइस्ट का भी स्ट्रगल इन लोगों में रहता था, थोड़ा सा ये देखा जाता था। ये यहाँ तक मार्क कर लीजिए, डिस्टर्ब्ड एरियाज तक, ये इसका आंसर है यहाँ तक। ठीक है जी। और इसमें ये है कि जैसे फर्दर इन्होंने लिखा हुआ है, आप डिस्टर्ब्ड एरियाज तक ही मार्क करो। जैसे आर्म्ड रिबेलियंस हैं, गवर्नमेंट रिप्रेस कर रही होती है, इनको दबाने की कोशिश करती है, इनकी कल्चर है, सोसाइटी सब धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है। तो लेटर ऑन देखो एक सक्सेसफुल जो यही हुआ था कि झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड इन लोगों को मिल गया था। उसके बाद भी कई जगह रहा है, बट अभी ऐसा कोई स्टेटहुड किसी को अभी रिसेंट में ऐसा कुछ नहीं मिला है, एक्सेप्ट तेलंगाना जो कि लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी के ऊपर था, पुराना इशू चल रहा था उनका। फिर दूसरा सिग्निफिकेंट, थर्ड पैराग्राफ में आप देखोगे दूसरा सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट हमें ये देखने को मिला है, द ग्रेजुअल इमर्जेंस ऑफ एन एजुकेटेड मिडिल क्लास। तो कहते हैं ट्राइबल सोसाइटीज़ में जब से एजुकेटेड मिडिल क्लास आना शुरू हो गया है तो इन लोगों ने अपनी डिमांड्स को दूसरे तरीके से रखना शुरू किया है। कि पहली बात ये कि अब तो अवेयरनेस है, क्लैरिटी है, तो ये लोग जो है अब लार्जर ट्राइबल कम्युनिटीज़ के साथ मिलकर या जिस तरीके से भी है तो अपनी बात को सामने रखने की कोशिश करते हैं। और धीरे धीरे जैसे भी हमने भी देखा था कि इनको रिजर्वेशन भी मिल गया था लेटर ऑन। एज ट्राइबल सोसाइटीज़ गेट मोर डिफरेंशिएटेड दैट इज डेवलप क्लास एंड अदर डिवीजन विद इन देमसेल्फ डिफरेंट बेसिस आर गोइंग फॉर द एजर्शन ऑफ ट्राइबल आइडेंटिटी। तो जैसे जैसे ये बढ़े जा रहा है वैसे वैसे ट्राइबल आइडेंटिटी भी लोग जो है अपना सामने लेकर आए जा रहे हैं कि किस तरीके से हम जो है अपना स्ट्रगल पूरा कर सकते हैं। तो इसमें आप पहली 4 लाइन मार्क करो, थर्ड पैराग्राफ जो इस पेज पे, अनदर से लेकर कम्युनिटीज़ तक, ट्राइबल कम्युनिटीज़ तक, और एक लाइन छोड़ोगे तो एज ट्राइबल सोसाइटीज़ से ट्राइबल आइडेंटिटी तक, ये आपको लिखना है आंसर में। और लास्ट पैराग्राफ जो है वो इन्होंने बताया। अब जो है ये बात करते हैं कि ट्राइबल आइडेंटिटी जो मेन इनके 2 इश्यूज़ या 2 सबसे बड़े रीजंस यहाँ पे आते हैं कि जिसकी वजह से ट्राइबल मूवमेंट छिड़ रहे हैं। हमने ये सोशल मूवमेंट्स वाले चैप्टर में भी पढ़ा था कि ये इश्यूज़ हैं। एक तो पहली बात इनके वाइटल इकोनॉमिक रिसोर्स पर कंट्रोल इन दूसरों को आ रखा है कि लैंड स्पेशली फॉरेस्ट, और एथनिक कल्चरल आइडेंटिटी है वो भी ख़त्म होता जा रहा है, उसके ऊपर ये बात कर रहे हैं। ये पैरेलली चल रहा होता है, ठीक है, और कभी कभी दोनों इकट्ठे भी साथ में काम कर रहे थे। बट ये इन्होंने यही बात बोली यहाँ पे कि रीज़न वाई द मिडिल क्लास विद इन ट्राइबल सोसाइटी में एजर्ट देयर ट्राइबल आइडेंटिटी मे बी डिफरेंट फ्रॉम द रीज़न वाई पुअर एंड अनएजुकेटेड ट्राइबल जॉइन ट्राइबल मूवमेंट्स। तो थोड़ा सा क्लास डिफरेंस ज़रूर है, और क्लास डिफरेंस की वजह से इनके मूवमेंट्स डिफरेंट हो जाते हैं। तो ये क्वेश्चन एक तरीके से ऐसे भी आता है, इश्यूज़ या फिर फैक्टर्स जो कि मैंने आपको बता दिए थे। और अगर बाई चांस ऐसे आ जाता है तो इसके 2 तरीके हैं लिखने के। अगर इश्यूज़ और फैक्टर्स का क्वेश्चन आता है आपको तो सबसे पहले ये लास्ट पैराग्राफ लिखोगे, फिर फर्स्ट पैराग्राफ से शुरू कर दोगे, ठीक है, जो कि बताओ। और अगर डिस्कस ट्राइबल आइडेंटिटी पूरा आता है तो आप शुरू से ही लेकर जो मैंने अभी मार्क कराया तो सारे पॉइंट्स आपके कवर हो जाते हैं। इस तरीके से आपको लिखना होता है। तो ये आपका डिस्कस ट्राइबल आइडेंटिटी टुडे क्या है उसके बारे में इन्होंने बताया।
ठीक है। और हमारा थर्ड लास्ट टॉपिक एक्चुअली में देखा जाए तो थर्ड लास्ट या फोर्थ लास्ट ही एक्चुअली छोटे छोटे ही हैं। तो यहाँ पे आप आइए पेज नंबर 56 पे आप देखते हैं फैमिली एंड किनशिप के बारे में बताया हुआ है। और इसमें आप देखोगे पेज नंबर 60 पे क्वेश्चन नंबर 9 है। पेज नंबर 60 पे क्वेश्चन नंबर 9, इन व्हाट वेज कैन चेंजेस इन सोशल स्ट्रक्चर लीड टू चेंजेस इन द फैमिली स्ट्रक्चर। ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। पहले काफ़ी बार आया हुआ है, अब थोड़ा सा कम हो गया है आना, तो थोड़े क्योंकि इस पैटर्न थोड़ा सा चेंज होता रहता है, तो वरना ये आता ही है बोर्ड्स में, स्कूल में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, ये मैं बता देता हूँ आपको कहाँ से कहाँ तक करना है। आप इसके लिए लिख लीजिए फैमिली एंड किनशिप के आगे सेकंड पैराग्राफ के आगे क्वेश्चन नंबर 9 एनसीईआरटी। सेकंड पैराग्राफ पूरा मार्क करें, पहले मार्क करा देता हूँ। सेकंड पैराग्राफ इसके लिए पूरा मार्क कर सकते हैं, इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है, लास्ट के 3-4 लाइनों में वो कट शॉर्ट हो जाएगा। और थर्ड पैराग्राफ में फर्स्ट 2 लाइन्स, पहली 2 लाइन्स, थर्ड पैराग्राफ में पहली 2 लाइन्स लाइक आर ओन तक, लाइक आर ओन तक, और एक लाइन छोड़ोगे तो एज वी सॉ लिखा हुआ है, एज वी सॉ हाउएवर फैमिली स्ट्रक्चर्स से लेकर राइट हैंड साइड 57 पे सोसाइटी तक, बॉक्स के ऊपर सोसाइटी तक, ठीक है जी। और बॉक्स के नीचे फिर बॉक्स खत्म, बॉक्स छोड़ के नीचे देखो लिखा हुआ है 3 लाइन्स में, इट इज़ एविडेंट से लेकर ब्रिंग अबाउट तक, इट इज़ एविडेंट से लेकर ब्रिंग अबाउट, इट इज़ एविडेंट से लेकर ब्रिंग अबाउट तक। ठीक है जी। तो ये फैमिली एंड किनशिप के बारे में इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है। तो ये क्या कहते हैं कि ऑब्वियसली 11th में भी हम लोगों ने फैमिली किनशिप के बारे में पढ़ा था। हम लोगों की इंट्रोडक्शन से पढ़ देता हूँ। हम लोगों की अपनी एक फैमिली होती है, ज़्यादातर टाइम उसी में बिताते हैं हम लोग, और स्ट्रांगली फील भी करते हैं। समटाइम्स हमारे जो है हम अपने पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, सिबलिंग्स, अंकल्स, आंट, कजन्स, इन लोगों के बारे में भी फील कर रहे होते हैं। ऑन द वन हैंड कभी कभी हमें ये लगता है कि हमारी ज़िंदगी में इंटरफेयर कर रहे हैं, तो ये भी एक कभी कभार गड़बड़ वाली बात लगती है हमें। एंड येट कभी हमारा ये देखा जाता है कि इंटरफेयर करे ना करे तो हमारी ज़िंदगी में इनका जो है बहुत अहम रोल होता है। फैमिली एक ऐसा स्पेस है जो कि इट इज़ फॉर वार्मथ एंड केयर। एंड यहाँ पे ये भी देखा जाता है कि लड़ाई झगड़ा, प्यार, वायलेंस, ये सब चीज़ें भी देखी जाती है। फीमेल इन्फेंटिसाइड है, ब्रदर्स की लड़ाई हुई है, माँ बाप की नहीं बनती है, बाप बेटों की नहीं बनती है, बेटियों की नहीं बनती है, तो ये सो एंड सो चलता रहता है। बट साथ के साथ ये भी देखा गया है, दीज आर द स्टोरीज ऑफ कंपैशन, सैक्रिफाइस एंड केयर। ठीक है। अब ये क्वेश्चन नंबर 9 जो मैंने आपको ये बताया, तो ये कहते हैं इन व्हाट वेज सोशल स्ट्रक्चर लीड्स टू चेंजेस इन द फैमिली स्ट्रक्चर। तो सोशल स्ट्रक्चर में बदलाव आता है, फैमिली स्ट्रक्चर में बदलाव आ जाता है। तो जैसे अब सोशल स्ट्रक्चर में अब जैसे कई लोग, अब जो जिन लोगों की जॉइंट फैमिली है वो न्यूक्लियर हो गई, सोशल स्ट्रक्चर में बदलाव आ गया, उससे जो है इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में चेंज आ जाता है, ऑब्वियसली होता है। अब सब लोगों को जो है फैमिली स्ट्रक्चर में चेंज आ गया, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में बदलाव आ गया। तो ये देखने को आपको मिलता है। जैसे अब मैं फैमिली के साथ था, जब मैं अलग हुआ तो हमें सब चीज़ें अब सारी करनी पड़ रही है। अब घर में पहले एक गाड़ी होती थी, अब मैंने अपनी ले ली, तो वो 2-2 गाड़ियाँ हो गई। एक जो है 2 एसीओ में काम हो जाता था, अब वहाँ पे भी 2-3 लगे हुए हैं, 2 घर मेरे में लगे हुए हैं। काम एक ही था तो वो चेंज हो गया। एक सेकेंड यार, ओके। तो ये चेंजेस हमें देखने को मिल जाते हैं। तो वही मैं एग्जांपल भी आपको दे रहा था। तो पहले यही था कि अब जैसे एक ही घर में हम लोग रह रहे होते थे, तो फिर अब जो घर हमने चेंज कर लिया तो 2-2 घर पे जो है काम, पहले काम भी एक ही होते थे। तो ये सब देखने को मिलता है। वही इन्होंने भी यहाँ पे एग्जांपल्स के थ्रू बता रखा है। कहते हैं स्ट्रक्चर जो है फैमिली का सोशल इंस्टीट्यूशन और की तरह समझा जा सकता है, क्योंकि 11th में हमने एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन ही पढ़ा है। और इसका रिलेशनशिप बाकी सारे सोशल इंस्टीट्यूशन की तरह कैसा है उसको भी समझा जा सकता है। एक फैमिली न्यूक्लियर एक्सटेंडेड हो सकती है, मेल हेडेड, फीमेल हेडेड हो सकती है, मेट्रीलिनियल, पेट्रीलिनियल सोसाइटीज़ हो सकती है। और इंटरनल स्ट्रक्चर जो है फैमिली का वो उन्होंने बताया कि इट इज़ रिलेटेड टू अदर स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी, नेमली पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, कल्चर, जो कि मैंने अभी आपको जस्ट बताया। तो कहते हैं जब मेंस माइग्रेट करते हैं गांव चूचों को छोड़कर, तो फैमिली वेमेन हेडेड हो जाती है। वर्क शेड्यूल पेरेंट्स का चेंज होता है, तो ग्रैंड पेरेंट्स मूव इन हो जाते हैं बच्चों का टेक केयर करने के लिए, ग्रैंड चिल्ड्रंस का टेक केयर करने के लिए। एंड दीज चेंजेस कैन बी अंडरस्टूड इन रिलेशन टू अदर चेंजेस इन सोसाइटी। तो कहते हैं जब प्राइवेट स्फेयर में यानी फैमिली में आपका बदलाव आ रहा होता है, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चर, एजुकेशनल स्फेयर्स में बदलाव आता है। ठीक है, जो मैंने एग्जाम्पल आपको ऑलरेडी दे दिया। ठीक है। अब कहते हैं फैमिली जो है इंटीग्रल पार्ट है, और हम इसको कभी कभी टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। हम ये मानते हैं दैट अदर्स पीपल फैमिली मस्ट बी लाइक आवर ओन।
ठीक है। तो हमें लगता है कि दूसरों की फैमिली भी ऐसी होगी। आजकल थोड़ा सा उल्टा एजम्पशन हो रखा है कि हमारी फैमिली तो हमें बेकार लगती है, दूसरों की लगती है वो बढ़िया है, भाई उनकी फैमिली बढ़िया है, बड़ी लिबरल फैमिली है, बड़ी मॉडर्न फैमिली है। तो आजकल ऐसा व्यू भी चल रहा होता है। एंड एज वी सॉ फैमिलीज हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड दीज स्ट्रक्चर्स चेंज समटाइम्स। कैसे होता है, एक्सीडेंटली हो जाता है, जब वॉर होती है लोग दूसरी जगह पर चले जाते हैं, फैमिली स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, माँ बाप मर जाते हैं, सो एंड सो देखने को मिल जाता है, या और कोई डेथ हो गई किसी की। एंड समटाइम्स ये पर्पसफुली भी होता है व्हेन यंग पीपल डिसाइड टू चूज देयर स्पाउसेस। ठीक है, ये भी देखने को मिलता है कि जैसे आजकल हम लोगों ने डिसाइड किया, चेंज हो गया, भैया कहीं और रह रहे हैं, लव मैरिज कर दी, या एल्डर्स डिसाइड कर रहे हैं। और जब सेम सेक्स लव एक्सप्रेस किया जाता है ओपनली सोसाइटी में, जैसे आजकल हम लोग देख ही रहे हैं, है ना, LGBT कम्युनिटीज़ आर ऑन राइज। ठीक है, तो ये भी हमें देखने को मिल जाता है। एंड इट इज़ एविडेंट, इसलिए बोला जाता है कि दीज काइंड ऑफ चेंजेस दैट टेक प्लेस, दैट नॉट ओनली है फैमिली स्ट्रक्चर है चेंज बट कल्चरल आइडियाज एंड नॉर्म्स हैव ऑल्सो चेंज। दीज चेंजेस आर हाउएवर नॉट ईजी टू ब्रिंग अबाउट। ठीक है, तो ये ओवरऑल इन्होंने बताया कि फैमिली स्ट्रक्चर चेंज होने से सोशल स्ट्रक्चर में या फिर इकोनॉमिक पॉलिटिकल कल्चर स्ट्रक्चर में क्या चेंज आ जाता है। ठीक है, तो ये 4 मार्कर का आपका क्वेश्चन आता है, इससे छोटा नहीं आता है क्वेश्चन, और फॉर्म भी यही है। एंड इसके बाद इन्होंने न्यूक्लियर एक्सटेंडेड फैमिली के बारे में बताया, ये आप अपने अकॉर्डिंगली लिख सकते हैं, जॉइंट फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली के बारे में बताया। थोड़ा सा इन्होंने न्यूक्लियर फैमिली के बारे में बताया, उसको थोड़ा सा इलेबोरेट करके आप एक्सटेंडेड फैमिली का लिख लेंगे। 2 मार्कर का ही आता है ये, और इससे बड़ा कभी नहीं आया है, तो आप इसको याद रखिएगा। अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई मार्क्स नहीं कटता है। ठीक है, और आपको पता ही होगा ये क्या है। एंड सेकेंड लास्ट टॉपिक हमारे डाइवर्स फॉर्म्स ऑफ फैमिली है। ये कुछ बच्चों ने तो मेरे साथ बड़े अच्छे से किया ही हुआ है, पर मैं दोबारा आपको बता देता हूँ। रूल 11th में भी आप लोगों ने ये पढ़ा था कि हमारे डाइवर्स फॉर्म्स ऑफ फैमिली हो जाते हैं। सबसे पहला, ये सब 2-2 मार्कर या 1-1 मार्कर है, रूल ऑफ रेजिडेंस के ऊपर है, रूल ऑफ रेजिडेंस। तो सेकेंड लाइन में लिखा हुआ है पेज नंबर 58 पे, रूल ऑफ रेजिडेंस क्या कहता है, मेट्री लोकल और पेट्री लोकल सोसाइटी होती है। ठीक है, फैमिली होती है। मेट्री लोकल क्या होता है, या पहले सबसे पेट्री लोकल करते हैं। पेट्री लोकल क्या होता है, पेट्री लोकल में बोलते हैं लड़का लड़की शादी करते हैं और लड़की शादी करके लड़के के घर चली जाती है, जो कि यूजुअल रूटीन है, जो कि आजकल हम लोग देख रहे होते हैं। और मेट्री लोकल फैमिलीज़ क्या होती है, लड़का लड़की शादी करते हैं, लड़का लड़कियों के घर, लड़की के घर चला जाता है रहने के लिए कम्प्लीटली परमानेंटली, तो उसको हम लोग घर जमाई के नाम से भी बुलाते हैं। इसको हम लोग मेट्री लोकल बोलते हैं। पेट्री इज़ रिलेटेड टू योर फादर, मेट्री मदर से मेट्री निकला है, तो मेट्री इज़ रिलेटेड टू योर मदर, तो ऐसे आप याद रख लीजिएगा। रूल ऑफ रेजिडेंस, लोकल लग जाता है, मेट्री लोकल, पेट्री लोकल। पेट्री लड़का लड़की शादी करके लड़की लड़के के घर, मेट्री लोकल लड़का लड़की शादी करके लड़का लड़की के घर, दैट इज़ घर जमाई। फिर रूल ऑफ इनहेरिटेंस है, इनहेरिटेंस ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो जाता है, आपके असेट्स से, असेट्स। तो इसमें कहते हैं 2 तरीके की फैमिलीज होती है, पेट्रीलिनियल एंड मेट्रीलिनियल। पेट्रीलिनियल फादर से रिलेटेड है, इस केस में क्या होगा, फादर अपने बेटे को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करेगा। और मेट्रीलिनियल फैमिलीज़ में क्या होता है, मदर अपनी डॉटर को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करती है। ठीक है, यूजली मेट्रीलिनियल फैमिलीज़ भी देखी जाती थी पुराने टाइम पे, तो ये देखा जाता था। ठीक है, तो पेट्रीलिनियल में फादर टू सन, मेट्रीलिनियल में मदर टू डॉटर। ओके, फिर इन्होंने बोला रूल ऑफ एक्सरसाइज ऑफ अथॉरिटी एंड डोमिनेंस है। ठीक है, तो इसमें 2 तरीके की फैमिलीज़ होती हैं, पेट्रियाकल और पेट्रियाकी, आजकल बड़ा यूज़ हो रहा है वर्ड। ठीक है, और मेट्रियाकल और मेट्रियाकी। ठीक है, इस तरीके से पेट्रियाकल पेट्रियाकी एक ही बात है, मेट्रियाकल मेट्रियाकी एक ही बात है। पेट्रियाकल फैमिलीज होती है जहाँ पे मेल हेडेड मेल डोमिनेंट सोसाइटीज़ होती है, और मेट्रियाकी मेट्रियाकल सोसाइटी होती है जहाँ पे फीमेल हेडेड या फीमेल डोमिनेंट सोसाइटीज़ होती हैं, और ये सोसाइटीज़ कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करती ही हैं। ठीक है, तो ये इन्होंने यहाँ पे बताया। सब 2-2 मार्कर 1-1 मार्कर हैं, तो कृपया इसको याद रखिएगा आप, तो ही मज़ा आएगा ज़िंदगी में। ठीक है जी, तो ये डाइवर्स फॉर्म्स ऑफ फैमिली है। और लास्ट हमारा टॉपिक बचा है, जो आजकल पिछले 2 साल से जो है सैम्पल पेपर और बोर्ड्स में भी आ रहा है, इसमें लिखा हुआ है नीचे, द स्ट्रक्चरल टेंशंस क्रिएटेड बाय मेट्रिलिनियल सोसाइटी विच अफेक्ट बोथ मेन एंड वीमेन इन खासी सोसाइटी टुडे। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल टेंशंस क्या है जो कि मेंस को इफेक्ट करता है, वो इन्होंने यहाँ पे बता रखा है। ठीक है, अब ये कहानी है पूरी, तो थोड़ा सा लीगैलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से है, तो एक बार हम पढ़ लेते हैं तो क्लियर हो जाएगी ये बात। ठीक है, तो अब होता क्या है, जैसे कि हमने मेट्रिलिनियल सोसाइटीज़ के बारे में पढ़ा, तो यहाँ पे क्या होता है, मदर अपनी डॉटर को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करती है, और एक्चुअली में ऐसा होता है। स्ट्रक्चरल टेंशंस इन्होंने बोला है कि मेट्रिलिनियल सिस्टम में काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट आपके ऊपर करता है।
ठीक है, स्ट्रक्चरल टेंशन। तो ये देखे जाता है, बट ये कहते हैं मेंस के ऊपर भी इम्पैक्ट आता है इसका, विमेन के ऊपर भी आता है, मेंस के ऊपर ज़्यादा आता है, ठीक है। तो ये क्या कहते हैं, बॉक्स 3.3 में इसका पूरा आंसर है, ठीक है। आपको इसको थोड़ा सा बना के ये लिखना पड़ेगा, 2 पैराग्राफ्स ऑफ एज इट इज़ लिख सकते हैं शुरू वाले, 3rd पैराग्राफ में आपको कहानी है, इसको कट शॉर्ट कर सकते हो आप, ठीक है। मैं कहानी समझा देता हूँ, आप वैसे ही लिख देना, क्योंकि इसके कोई मार्क्स नहीं कटते हैं, ठीक है। अब ये क्या कहता है, क्योंकि 2 में मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। फर्स्ट में कहते हैं मेघालय सक्सेशन एक्ट पास हुआ था, ऑल मेल मेघालय लेजिस्लेटिव असेंबली रिसीव द प्रेसिडेंट असेंट इन 1986। सक्सेशन एक्ट अप्लाई होता है खासी जयंतिया ट्राइब्स की मेघालय के, और एनी खासी जयंतिया ऑफ साउंड माइंड नॉट बीइंग अ माइनर द राइट टू डिस्पोज ऑफ हिज सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी बाय विल। अब खासी जयंतिया ट्राइब्स में सिस्टम क्या है, ये लोग हैं मेट्रीलिनियल। इनका क्या सिस्टम होता है भाई, सिंपल सी बात है, मदर डिसाइड करेगी कि क्या करना है। यूजुअल मेट्रीलिनियल सोसाइटीज़ में होता है अपनी डॉटर को प्रॉपर्टी ट्रांसफर, डॉटर है तो उसको ट्रांसफर करेगी, नहीं तो कुछ भी कर सकती है, ठीक है। बेटे को देना है बेटे को, वरना और भी कुछ हो सकता है। मेघालय सक्सेशन एक्ट जब पास हुआ तो इसको जो है इन्होंने जो है रिमूव कर दिया, और ये सारे मेल्स लोगों ने पास ऑन किया था, और इसमें यही बताया कि अब आपके पास राइट है कि आप जो है बाय विल जो मर्जी कर सकते हो, ठीक है। अब ये कम्प्लीटली ये नहीं सिस्टम होगा कि मदर अपनी डॉटर को ही प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करेगी। और विल बनाने का जो कैसे वसीयतनामा हिंदी में बोलते हैं, इसको बनाने का कोई खासी ट्रेडिशंस नहीं होते थे, खासी में कस्टम नहीं होता था। खासी का सिस्टम यही है कि जाएगा तो फीमेल लाइन में ही जाएगा, मदर टू डॉटर, मदर टू डॉटर, मदर टू डॉटर, इसी तरीके से जाएगा। अब देयर इज़ ए फीलिंग, कहते हैं जो एजुकेटेड खासी लोग थे, द रूल्स ऑफ किनशिप एंड इनहेरिटेंस आर बेस्ड इन फेवर ऑफ विमेन एंड आर टू रिस्ट्रिक्टिव। इन्होंने बोला कि भैया ये रिस्ट्रिक्शन क्यों है, औरतों की तरफ ही क्यों दिया जाता है। हालांकि इसमें भी पेट्रियार्की दिखाई जाती है एक तरीके से, क्रिटिसिज्म तो हर किसी का आता है, इसका भी आया था। तो इसमें इन्होंने बोला कि औरतों की तरफ ही ये डला हुआ रिस्ट्रिक्टिव है। ये क्या बात हुई कि भाई से औरत जो अपनी बेटियों को ट्रांसफ़र करेगी, दिस इज़ रॉन्ग। सक्सेशन एक्ट इसलिए इस रिस्ट्रिक्शन हटाने की कोशिश करता है और करेक्ट करता है कि फीमेल बायस जो खासी ट्रेडिशन में देखने को मिलता है, टू असेस वेदर द पॉपुलर परसेप्शन ऑफ फीमेल बायस इन द खासी ट्रेडिशन इज इंडीड वैलिड, इट इज़ नेसेसरी टू व्यू द खासी मेट्रिलिनियल सिस्टम इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द प्रेवलेंट जेंडर रिलेशंस एंड डेफिनेशन ऑफ जेंडर रोल्स, ठीक है। इसके बारे में उन्होंने बताया। तो एक्चुअली में इसको जब देखेंगे तो समझ आएगा। अब देखो होता क्या है, ठीक है। तो एक हस्बैंड वाइफ है, ध्यान से सुनना, रिलेशन अगर आपको क्लियर है तो एक हस्बैंड वाइफ है। हस्बैंड अब वो खासी सोसाइटी के, खासी सोसाइटी में क्या है, आपकी बीवी है, ठीक है, हस्बैंड वाइफ। तो जो वाइफ है, वाइफ का इंश्योर क्या करना है, वाइफ की प्रॉपर्टी जाएगी उसकी बेटी को, ठीक है। अब क्या है, इमेजिन या सिचुएशन, खासी सोसाइटी में तो ऐसे ही बोला जाता है। तो अब क्या होता है, इसमें स्ट्रक्चरल टेंशन जो मेंस के लिए क्रिएट हो जाती है। पहली बात तो ये, अब मान के चलो उस हस्बैंड वाइफ का, हस्बैंड की है बहन, ठीक है, हस्बैंड की जो बहन है उसको भी अब इंश्योर करके चलना है कि मान के चलो अगर उसकी डॉटर है तो उसको भी प्रॉपर्टी अपनी डॉटर को जो है देनी है। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी बनेगी, इसी बंदे की जो अकेला आदमी है। वो पहले ये देखेगा कि जो है वाइफ की प्रॉपर्टी जो है वो उसके पास इंश्योर रहे कि अपनी डॉटर को ही ट्रांसफ़र करे या कोई इसका इधर उधर ना हो जाए, और अपनी जो है बहन की भी जो प्रॉपर्टी है वो भी अपनी बेटी को ट्रांसफ़र कराने में हेल्प करे एक तरीके से कार्य। तो इस केस में क्या हो जाता है, ना बंदा जो होता है ना इधर का रहता है ना उधर का रहता है। वो कहते हैं ना शादी के बाद ना बंदा सास का ना जो है अपनी माँ का हो पाता है ना बीवी का हो पाता है, बीच में फंस जाता है। तो यहीं पे इन्होंने कहते हैं इतना ज़्यादा इंटेंस रोल कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, और बीवी को लगता है कि ये जो है अपनी बहन के पास ज़्यादा खींच रहा है, बहन को लगता है अपनी बीवी के पास ज़्यादा खींच रहा है। इस चक्कर में जो है थोड़ा सा इनका टेंशन एंड कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाती है। एंड विमेन को, दोनों विमेंस को ये भरोसा नहीं हो पाता कि किसकी साइड है। इससे जो है इसीलिए कहते हैं विमेन भी इफ़ेक्टेड होते हैं, मेन भी इफ़ेक्टेड होते हैं, और इसीलिए बोला जाता है कि सिस्टम जो है थोड़ा सा तभी ख़राब हो जाता है। तो जैसे इन्होंने बोला हुआ है, विमेन आर मोर एडवर्सली इफेक्टेड देन बाय मेन द रूल कॉन्फ्लिक्ट जनरेटेड इन द खासी मेट्रिलिनियल सिस्टम, नॉट ओनली बिकॉज मेन wield पावर एंड women आर deprived, बट ऑल्सो बिकॉज द सिस्टम इज मोर lenient टू men. There is a transgression of rules. Women possesses only token authority in Khasi society. It is men who are de facto power holders. अब अल्टीमेटली क्या है, जब आपको पता है कि विमेन ने प्रॉपर्टी डॉटर्स को ही ट्रांसफ़र करनी है तो उनको मिली हुई है सिर्फ टोकन अथॉरिटी, नाम की है, करना सारे आदमियों को ही है और आदमियों के पास अथॉरिटी नहीं है। तो ये एक टेंशन वहाँ पे इनको देखने को मिल जाती है। तो सिस्टम इज इंडीड वेड इन द फेवर ऑफ मेल मेट्रिकिन rather than male patrikin. In other words, despite matrilineal, men are the power holders in Khasi society. The only difference is that man's relative on his mother's side
मैटर मोर देन इज रिलेटिव ऑन हिज फादर साइड। ठीक है, तो ये एक थोड़ी सी दिक्कत वाली बात आ जाती है कि मेटरलिनी हो या ना हो, मदर की साइड, नाना नानी की साइड की थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा आप अपना रहे हो, एंड ऑन द फादर साइड की रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी सी कम करने की कोशिश कर देते हो। तो ये एक देखने को मिलता है, इस वजह से रोल कॉन्फ्लिक्ट होता है। तो अगर रिलेशन क्लियर है तो ये क्लियर हो गया होगा टॉपिक, अगर नहीं है तो दिक्कत आई होगी। अगर इसमें अब किसी को डाउट है तो आप पूछ लीजिए, ये वाला जो टॉपिक अभी हमने पढ़ा, किसी को भी है तो अनम्यूट करके पूछ लीजिए। दिल्ली से अगर कुछ बोल रहे हो तो मुझे आवाज़ नहीं आ रही है। ओके, दिल्ली से तुम्हारी आवाज़ नहीं आ रही है अगर कुछ कह रहे हो तो। नो सर। ठीक है राधे, ठीक है। चैतन्य तुम्हें क्लियर है? गौरांगी तुम्हें? यस सर। गौरांगी तुम्हें क्लियर है? हाँ जी सर। ओके ओके, ठीक है। और आई होप बाकी टॉपिक्स भी क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, तो इजी थे, कुछ ज़्यादा नहीं थे। तो ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट चैप्टर 4 है, वो तो आ ही नहीं रहा है, तो हम 5 और 6 पे मूव ऑन करेंगे। फिलहाल के लिए, आज के लिए हम इतना ही करेंगे। स्टिल अगर लगे कोई डाउट है तो मुझे टेक्स्ट कर दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल हम इतना ही करते हैं, ठीक है, आज के लिए। सो थैंक यू वेरी मच, प्लीज़ टेक केयर एंड सी यू ऑल सून। बाय गौरांगी, डेलिसा, वान्या, चैतन्य एंड आराध्या, टेक केयर। थैंक यू सर। थैंक यू, दो बाय मिनट बाय। जाना, क्या? 2 मिनट रुक जाना। ओके।